आदाब नाज़रीन, रात के 9:30 बज चुके हैं। गुलिस्तान न्यूज़ के खास प्रोग्राम अब तक के साथ में आसिफ रशीद जम्मू स्टूडियो से बरह रास्त। अब तक में सबसे पहले बात मशरिक़ वस्ता की, जहाँ पर गज़ा के अंदर इंतहाई तबाहकुन सूरत हाल के दरमियान और इजरायली फ़ौज की जानिब से बर्बरियत के दरमियान हलाकतों का सिलसिला मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ रमल्ला के अंदर और खान यूनिस के अंदर जनूबी हिस्सों में जहाँ आज दिन भर बमबारी होती रही और मरने वालों की तादाद 66,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू खिताब के दौरान कई बड़ी बातें करते हुए नजर आए, लेकिन मुतअद्दिद ममालिक के वफूद उठकर यहाँ से चले गए। तमाम डेलीगेट्स जिन्होंने आज इस बात को तरजीह दी कि वो नेतन्याहू का खिताब न सुने, यहाँ से बाहर जाएं, और इजलास की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई तो सबसे पहले इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को खिताब के लिए दावत दी गई और नेतन्याहू स्टेज पर आए तो मुतअद्दिद ममालिक के वफूद हॉल से बाहर निकलना शुरू हुए। याद दिलाते चलें कि इससे कबल गैर मुल्की मीडिया ने यह रिपोर्ट किया था कि नेतन्याहू के आज जनरल असम्बली इजलास से खिताब के मौके पर अरब और मुस्लिम ममालिक ने इजरायली वज़ीर आज़म की तकरीर का बॉयकॉट करने का फैसला किया और रिपोर्ट में कहा गया था कि इजरायली वज़ीर आज़म की तकरीर के दौरान मुस्लिम ममालिक के मंदूबीन असम्बली हॉल से उठकर चले जाएंगे, और वही हुआ। बेंजामिन नेतन्याहू ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए आज ये भी कहा कि इसराइल को गज़ा में काम मुकम्मल करना है। नेतन्याहू ये दावा करते हैं कि जारी कार्रवाइयाँ इसराइल की सलामती के लिए ज़रूरी हों और उनका मकसद हमास को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है, और उनके इस बयान ने आलमी सतह पर नई बहस छेड़ दी है, जहाँ एक तरफ कुछ ममालिक इसराइल के मौक़िफ़ की हिमायत कर रहे हैं तो दूसरी जानिब कई ममालिक और इंसानी हुकूक के इदारे या तंजीमें गज़ा में इंसानी बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। और इस बीच नेतन्याहू के मुताबिक जो अमेरिका का दुश्मन है वही इसराइल का दुश्मन है, और इस सारी सूरत हाल के दरमियान जिन लोगों ने भी फ़लस्तीन को एक रियासत की हैसियत से तस्लीम करने का फ़ैसला किया है उनकी भी आज मजम्मत करते हुए नजर आए, जिनके मुताबिक ये सूरत हाल जो बिल्कुल भी ठीक, ये जो सूरत हाल इस वक्त है उस पर बात की जानी चाहिए। लेकिन जिन ममालिक ने ये फैसला लिया है कि ऑफिशियली वो कबूल कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं एज ए स्टेट फ़लस्तीन को, उनकी मजम्मत की, और इससे सिफारती सतह पर रिश्ते मज़ीद ख़राब होने का भी इम्कान है, ख़ास तौर से इसराइल के हवाले से। और ये सूरत हाल तब बन रही है जब नेतन्याहू अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर बात करने पहुँचे थे, लेकिन इसी दरमियान उनके हक़ में नहीं बल्कि उनके ख़िलाफ़ कुछ चीज़ें गई और मुतअद्दिद लीडरान उनका जैसे ही खिताब शुरू हुआ तो अक़वाम मुत्तहिदा से बाहर निकल गए। बात मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर की, जहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में आज यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स या यूनिफाइड कमांड का इजलास मुनक़िद हुआ और इस इजलास में सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद शाम देर गए कुछ बड़े फैसले हुए, जिनमें एक फ़ैसला ये हुआ कि तफसीली बातचीत के बाद और सिक्योरिटी जायज़े के बाद मज़ीद 12 सयाहती और मजहबी मकामात को दोबारा खोला जाएगा। 29 तारीख से बाज़ाब्ता तौर पर इन मकामात को खोला जाएगा। ये मकामात 22 अप्रैल को पहलगाम में सयाहों पर दहशतगर्दाना हमले के बाद एहतियाती तौर पर बंद किए गए थे। इन 12 मकामात में 5 जम्मू सूबे में, 7 कश्मीर सूबे में शामिल हैं। कश्मीर सूबे में जहाँ पर आरू वैली, राफ्टिंग पॉइंट यानर और इसके अलावा अखड़ पार्क, बादशाही बाग बिजबिहाड़ा, दार शिको गार्डन अनंतनाग, कमान पोस्ट और इसके अलावा इको पार्क, खदनियार बारामूला, जम्मू सूबे के अंदर जागान टॉप, रामबन और इसके अलावा दिलगढ़ कठुआ, चंका रियासी और शिवखोड़ी सलाल रियासी, पदरी डोडा, ये तमाम मकामात हैं जो पीर यानी 29 सितंबर से आवाम के लिए खोले जाएंगे। और इससे कबल 48 सयाहती मकामात को जब पहलगाम हमले के बाद बंद किया गया था तो 16 मकामात को 18 जुलाई को खोलने का फैसला हो गया था, जिसके बाद अथॉरिटीज़ ने अब जाकर सूरत हाल पहले के मुकाबले बेहतर बताई। सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद अब इन मकामात को खोला गया। बात यूनियन टेरिटरी लद्दाख की, जहां पर मारूफ माहिर तालीम और समाजी कारकुन सोनम वांगचुक गिरफ्तार हो गए हैं। इसके बाद सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेह में इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल कर दी गई हैं। करगिल में भी दफ़ा 144 का नफाज अमल में लाया गया है। सिक्योरिटी काफ़ी सख्त है। आज दिन भी बंद का असर मुकम्मल तौर पर लेह के अंदर देखने को मिला और करगिल से सियासी लीडरान लेह के लिए रवाना हो गए हैं। जो 5 लोग जिनकी मौत हुई है, जिनकी आखिरी रसूमात कल सर अंजाम दी जाएंगी, उनके
आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए ये तमाम लीडरान कल जाएंगे और कल ही मुमकिन है कि फैसला इस हवाले से भी हो कि क्या मरकज़ के साथ मुज़ाकरात करनी है या नहीं। ताहम वज़ारत दाखिला के साथ 3 एपेक्स और 3 KDA के जो सीनियर मेंबर्स हैं उनको दिल्ली के लिए भी रवानगी के हवाले से खबरें आ रही थी, क्योंकि जो अगली मीटिंग होनी थी 6 तारीख को, उससे पहले तैयारियों के हवाले से या फिर पॉइंट ऑफ एजेंडाज या डिस्कशन जिन पॉइंट्स पर होगा वो सारी सूरत हाल जिस पर डिस्कस किया जाना था। और ज़राए बताते हैं कि मुमकिन है कि 29 तारीख को अब वो इजलास हो हाई पावर कमेटी के दरमियान और KDA और एपेक्स बॉडी के लीडरान के दरमियान, लेकिन कल हतमी फैसला होगा। आज उस वक्त दोबारा गर्माहट लद्दाख के अंदर देखने को मिली जब माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक को पुलिस ने पूछताछ के लिए अपने साथ लिया और इतला है कि उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके फ़ौरन बाद इंतज़ामिया ने एहतियातन मोबाइल इंटरनेट खदमात को भी मुअत्तल कर दिया ताकि अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब ना हो या ना बिगड़े। और ये बात यहाँ आपको बताते चलें कि सोनम वांगचुक ने FRC कानून की खिलाफ वर्जी की मरकज़ी वज़ारत दाखिला के मुताबिक, और उसकी टीम ने भी इसका जिक्र किया था। लद्दाख के अंदर सोनम वांगचुक के दोनों NGOs की तहकीकात जारी है। सोनम वांगचुक को ज़िला तरक्याती कमिश्नर लेह ने तहरीरी तौर पर 2007 से ही बेज़ाब्तियों के बारे में वक्तन फ़वक्तन आगाह किया था। ये दावा भी BJP की जानिब से किया गया। ताहम लेह में कशीदा हालात के पेश नज़र आज भी सख्त सिक्योरिटी मुहासरा रहा और इलाके में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए हसास मकामात पर सिक्योरिटी दस्ते तैनात रहे। ये सारी सूरत हाल उस वक्त बनी जब लद्दाख के अंदर सोनम वांगचुक की ऑफिशियली गिरफ्तारी की तस्दीक की गई। आपको ये भी याद दिलाते चलें कि लद्दाख के अंदर जहां पर मुसलसल बंद की वजह से सूरत हाल ख़राब भी होती दिखाई दी है। और इस बीच यहाँ पर यह भी याद दिलाते चलें कि लद्दाख के अंदर अभी ख़ास तौर से लेह के अंदर जहाँ पर कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे, परसों फिर एतवार है, पीर के दिन सूरत हाल बेहतर रही तो ही इदारे खुलेंगे, जबकि इस सूरत हाल के दरमियान करगिल के अंदर भी मामूलात की ज़िंदगी जो है वो मुतासिर हो सकती है। यही सूरत हाल अगर कल और परसों रही। इधर लेह एपेक्स बॉडी के चेयरमैन थुपसन चिवंग की जानिब से भी लद्दाख तशद्दुद के हवाले से एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस दी गई, जिसमें उन्होंने कहा कि लद्दाख में नौजवानों के अंदर काफ़ी नाराज़गी थी और उनके मुतालबात को मरकज़ी सरकार ने नज़रअंदाज किया। नतीजा ये कि एहतिजाजी मुजाहिरों में शिद्दत आई, लेकिन बैरूनी ताकतों के हाथ को एहतिजाजी मुजाहिरों में मुस्तरद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया। ये कह रहे हैं कि इसमें फॉरेन हैंड है, उसके लिए ये कह रहे हैं कि डोडा के लोग जख्मी है, नेपालीज जख्मी है, टिबेटन जख्मी है, बिहार के लोग हैं भी। उससे ये जाहिर होता है कि वो बिल्कुल प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं थे। ये लोग बाई स्टैंडर्ड्स थे या कोई वहाँ से जा रहा था। हमारे लेह में आजकल देखें पॉपुलेशन बाहर वालों का ज़्यादा है, तो अंधाधुन गोली चलाएंगे तो बाहर वालों को भी लगेगा। तो इसलिए डोडा के 3 है, एक टिबेटन भी है। ये लोग बिल्कुल प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं थे, बाई स्टैंडर्ड्स थे। इससे ये लगता है कि अंधाधुन फायरिंग हुआ है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि हाँ, हमारे LG साहब का कहना है कि इसमें फॉरेन हैंड था। और कुछ लोग सोनम वांगचुक के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सोनम वांगचुक ने इनको भड़काया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने भड़काया इनको। अब कौन सी बात सही है? हमारे हिसाब से ये बिल्कुल नरेटिव जो है बिल्कुल गलत है। जो भी हुआ ये लोग इनके जेन्युइन डिमांड्स हैं। जब उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट बिल्कुल सीरियस नहीं है, डेट जो है बहुत लंबा दिया था, इसके ऊपर बहुत गुस्सा था लोगों को। और ये अनएम्प्लॉयड यूथ थे, फ्रस्ट्रेटेड यूथ थे और ये गरीब लोग थे। यहाँ आप लद्दाख में देखते हैं बहुत अमीर लोग भी हैं जो होटेलियर्स हैं या जो बिजनेस करते हैं। इनके बच्चे मैंने वहाँ एक भी नहीं देखा। जो भी देखा मैंने गरीब घरों के बच्चे देखे जो कि अनएम्प्लॉयड थे, एजुकेटेड थे। तो ये जो है इसको हम कोई नाम देना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो भी हुआ ये जवानों का गुस्सा था और इनकी जो उनको जो सुनने वाला कोई नहीं है उसको वो लोग वायलेंस के थ्रू बताना चाहते थे। तो ये हमारा कहना है।
देखिए 24 तारीख को जो घटना घटी, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, जो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसमें एक ऐसा चीज़ था कि हाँ, हमारे जवानों की तरफ से थोड़ा सा कोलेटरल डैमेज हुआ था, कुछ बिल्डिंग को, कुछ गाड़ियों को हुआ था, लेकिन हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि इतनी सी अगर नुकसान होने पर लोगों की जान तक चली जाए। लेकिन हमें ये हैरानी है कि इतना क्या सिचुएशन ख़राब हो गया था जिसकी वजह से इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करना पड़ा। इंजरीज अगर अभी देखेंगे, मल्टीपल इंजरीज है, सारे बुलेट्स के साबित कर देता है कि वहाँ पे इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हुआ। तो ये हमें परेशानी करता है कि आखिर सरकार इतने से लोगों को संभालने में नाकाम है, तो किस तरह से हमारे यूटी को संभालेंगे। तो मुझे नहीं लगता है इस तरह से एक आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन हमारे बच्चों ने जो एक थोड़ा सा स्टेप लिया था, जो भी किया था, इसमें हमें सबसे बड़ी शिकायत यही है गवर्नमेंट से कि भाई इस तरह से इनको हैंडल करना ठीक नहीं था, बुलेट चलाना ठीक नहीं था। लद्दाख जो है बड़ा पीसफुल है, बहुत शांति जगह है, हर दुनिया में जानते हैं। चलिए रुख जम्मू सूबे का, जहां पर आज एक बड़ी कार्रवाई सांबा पुलिस ने और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने की और ये मुश्तरका कार्रवाई थी, साझा कार्रवाई थी, जॉइंट ऑपरेशन था और दिल्ली और अमृतसर से गैरकानूनी तौर पर लाए जा रहे 16 क्विंटल मिलावटशुदा पनीर या अल्टर्ड पनीर जिसको जब्त कर लिया गया। पनीर मार्केट तक पहुंचना था, लोगों की जिंदगी के साथ, सेहत के साथ वैसे ही खिलवाड़ किया जाना था जैसे रॉटन मीट के जरिए, खराब मछली के जरिए, खराब चिकन के जरिए या फिर खराब सब्जियों, फलों और दीगर जो फूड आइटम्स थी उनके जरिए। अभी तक जो कोशिशें होती रहीं और कार्रवाई उसके बाद अथॉरिटीज को करनी पड़ी, वही सिलसिला यहां पर भी देखने को मिला। आज ये पनीर जब जम्मू जाने वाली 2 अलहदा स्लीपर बसों में स्मगल किया जा रहा था, तो हमारे नुमाइंदे के मुताबिक खुफिया इतला मिली थी, इनपुट्स थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। दोनों बसों को जिनकी करीब से निगरानी हो रही थी, देखा जा रहा था, इनको रोककर पनीर कब्जे से जो पनीर ले जाया जा रहा था वो बरामद हुआ और बाद में लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भी नमूने भेजे गए, सैंपल्स भेजे गए, जिसमें ये वाज़ेह हुआ कि ये पनीर मिलावटशुदा था, ऑल्टर्ड था और सेहत के लिए मुज़र भी। हुकाम ने इस कार्रवाई को अवाम की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बड़ी कामयाबी करार दिया है। सबसे पहले आपको ऋषि खजूरिया की रिपोर्ट बताते हैं और उसके बाद अफसरान की बात सुनेंगे। पहले ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट जब ये कार्रवाई अंजाम दी गई, पेटियों से, बर्तनों से, लिफाफों से और न जाने मुख्तलिफ अक़साम के जो पैकेजेस थे उनसे 16 क्विंटल जो पनीर था वो मार्केट्स तक पहुंचाने की कोशिश थी, जिसको फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और सांबा पुलिस ने नाकाम किया। ऋषि खजूरिया की पहले रिपोर्ट और उसके बाद अफसरान की बाइट। सांबा पुलिस की तरफ से और फूड सेफ्टी विभाग की तरफ से सांबा में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि 16 क्विंटल के आसपास नकली पनीर पकड़ा गया है और ये पनीर जो है ये दिल्ली और अमृतसर से जम्मू लाया जा रहा था। आपको बता दें कि अमृतसर से आ रही एक स्लीपर बस जिसमें लगभग 10 क्विंटल के आसपास ये नकली पनीर इसमें लोड था और दिल्ली से आ रही एक स्लीपर बस जिसमें 6 क्विंटल के आसपास ये नकली पनीर लोड था। और पुलिस को जो एक पुख्ता जानकारी मिली, उसी जानकारी के आधार पर सांबा पुलिस ने इन दोनों बसेस को इंटरसेप्ट किया। ये तस्वीर आप दोनों तस्वीरें स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक ये स्लीपर बस है और दूसरी ये स्लीपर बस है। इन दोनों बसेस में से लगभग 16 क्विंटल के आसपास जो नकली पनीर है ये पाया गया, जिसे जम्मू लाया जा रहा था। और आप अंदाजा लगाएं कि ये कितना खतरनाक पनीर केमिकल से बना हुआ, जो कि आपकी जान तक ले सकता था अगर ये पकड़ा नहीं जाता। यानी लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मुनाफाखोरी के चक्कर में लोगों को जो है वो मौत के मुंह में धकेलने की जो कोशिश है वो की जा रही थी कुछ शरारती तत्वों द्वारा जो ये नेक्सस चला रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। आपको बता दें ये जो रिकवरी अभी हुई है, जिसके चलते जानकारी ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर और रिसीवर के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बसेस के ड्राइवर जो हैं शायद उनको कुछ पैसे दिए होंगे कि आप ये पनीर जम्मू तक पहुंचाएं। और ये देखिए अलग अलग जो लगेज बॉक्सेस हैं बसेस में, उसमें जो है ये पनीर लोड है। आपको मैं स्क्रीन पर और भी कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, सैंपलिंग जिस तरह से की गई है, तमाम चीजें किस तरह से ये सामने आई हैं। ये एक रैकेट का भांडा फोड़ किया है। तमाम जो अधिकारी हैं फूड सेफ्टी विभाग के वो भी यहाँ पहुंचे। सर ये तस्वीर जरा आप मेरे को बताएं, जो ये नकली पनीर आया है, ये देखें ये नकली पनीर है जो फ्रूट बॉक्सेस में यहाँ पर बसेस की जो पीछे लगेज बॉक्स होते हैं उसमें लोड किया गया है। फूड सेफ्टी व्हीकल यहाँ पर सांबा पहुंचा है जिसमें टेस्टिंग की गई है। तमाम जो भी प्रोटोकॉल्स SOPs को ध्यान में रखा गया है और इसमें यह पाया गया कि ये जो पेरिशेबल आइटम्स हैं और किस तरह से विदाउट प्रॉपर टेम्परेचर इसे लोड किया जा रहा था, जम्मू लेकर जाया जा रहा था अमृतसर और दिल्ली से, और
12-15 घंटे का ये सफर है बस में, लेकिन उसके बाद जब ये चेक किया गया तो इतनी फाउल स्मेल आ रही है, इतनी गंदी स्मेल इसमें आ रही है कि ये पनीर नकली पाया गया है। ये दो अलग अलग बसेस जो मैं आपको दिखा रहा हूं, हालांकि जो यहाँ उच्च अधिकारी हैं फूड सेफ्टी विभाग के, उन्होंने भी हमसे बात की है, वो मैं उनका वर्जन भी आपके तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन तस्वीरें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं इस नकली पनीर की, जो नकली पनीर रिकवर किया गया। ये देखिए तमाम अधिकारी जो अपनी रिपोर्ट भी तैयार कर रहे हैं। सर, जो उच्च अधिकारी वो तो हमसे बात कर रहे थे, लेकिन क्या आपने चेक किया है जो ये पनीर पकड़ा गया नकली? ये हमने अपनी मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन है, उसमें प्राइमरी टेस्ट किए हैं, जिसमें ये गुणवत्ता पे पूरा नहीं पाया गया है। और हमें अभी ये कस्टडी में रखा। किसी केमिकल का इस्तेमाल? नहीं, केमिकल को तो नहीं इसमें ट्रेस हुआ है, बट इसमें एडिबल ऑयल का इस्तेमाल हुआ है, मिल्क पाउडर। स्मेल है सर, क्योंकि ये टेम्परेचर अब्यूज जो हुआ है, ये बसेस रात को कल को चली होंगी, और आप आज की डेट में टेम्परेचर देख रहे हो कि 30 से ऊपर ही होगा, तो ये इसका प्रोटोकॉल है 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कहीं ना कहीं फेस्टिव सीजन है, और फेस्टिव सीजन में इस तरह से मुनाफा कमाना, आप ये कह सकते हैं कि क्वांटिटी को पूरा करना और नकली चीजें यहाँ मार्केट में लाना। जो लोग ये गलत काम करते हैं वो त्योहारों के सीजन में वो भी एक्टिव हो जाते हैं कि ज़्यादा मुनाफा बने। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि वो अपना ये सोच छोड़ दें, क्योंकि डिपार्टमेंट भी पीछे नहीं है, बिल्कुल, और बख्शे नहीं जाएंगे। और बाकी ये है कि मीडिया की तरफ से भी हमें कोऑपरेशन होगा, तो हम इन पे और सख्ती। जो ऐसे लोग होंगे उन्हें एक्सपोज करना भी जरूरी है। देखिए, आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आपको गंदी चीजें जो वो प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, और कुछ चंद मुनाफे के लिए ये इस तरह से लोग इस तरह से नीचे उतर जाएंगे। कभी सोचा नहीं था ये कि अब इसे पनीर को डिस्ट्रॉय भी किया जाएगा। मैं कुछ तस्वीरें आपको साथ साथ में दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये चलाया जा रहा है नेक्सस, जो कि देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ बसेस जब जम्मू आती हैं तो उसमें ड्राइवर कंडक्टर्स के साथ सेटिंग करके ये सामान इस तरह का जो नकली है वो यहाँ पहुंचाया जाता है। ये देखिए, ये जो है नकली पनीर किस तरह से यहाँ पर अब जो रिकवर हुआ है, ये आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख ही रहे हैं। पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सांबा पुलिस ने कार्रवाई की है, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की है। ये दो अलग अलग बसेस हैं जो यहाँ पर पकड़ी गई हैं। कुछ तस्वीरें देखें, और उसी के साथ साथ यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं फूड सेफ्टी विभाग के, वो क्या कहते हैं इस रिपोर्ट को आप जरूर देखें। लेकिन ये वो व्हीकल है, पीछे आप देख रहे हैं फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स, ये टेस्टिंग व्हीकल है जिसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं जो कि सैंपलिंग के लिए यहाँ पर ये व्हीकल अभी पहुंची है। तो आपने स्क्रीन पर सैंपल्स भी देखे किस तरह से वो ब्लैक कलर का जो सैंपल का रंग आया है, तो ये परोसा जा रहा है आपके थाली में, ये जहर परोसा जा रहा है, आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आपको मौत के मुंह में धकेला। उसके बाद मैं धन्यवाद दूंगा सांबा पुलिस का। हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस डिस्ट्रिक्ट सांबा की पैनी नज़र इन वाहनों पे थी, और हमारी कोऑर्डिनेशन इनके साथ रहती है। आज सुबह 4 बजे ही यहाँ के SHO साहब ने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे सर एक पनीर की कंसाइनमेंट आई है, तो हमने इसको ट्रैप किया है, तो आप प्लीज़ अपनी टीम को भेजिए। तो हमारी टीम यहाँ पे पहुँच गई। तो हमारी देखा आपने, हमारी मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन जो है, हमारी मोबाइल लैब है, ये भी यहाँ है, इस पे भी हमने इसको चेक किया। एक और दूसरी गाड़ी, ये पहली गाड़ी थी जो सुबह 4 बजे आई थी, और दूसरे बाद ये गाड़ी बाद में आई है करीबन 11-12 बजे। ये दूसरी गाड़ी, उसमें पहली गाड़ी में 10 क्विंटल था और दूसरी गाड़ी में 6 के क्विंटल के करीब था। एक ये गाड़ी अमृतसर से आ रही थी और दूसरी गाड़ी दिल्ली से आ रही थी, ये जम्मू बाउंड दोनों गाड़ियाँ थी। तो इन सारे पनीर की कंसाइनमेंट को हमने चेक किया है, ये गुणवत्ता पे पूरा नहीं उतरा है, और टेम्परेचर अब्यूज़ होने की वजह से ये फॉल स्मेल दे रहा है। क्योंकि पनीर जो है हाईली पेरिशेबल नेचर की चीज़ है, इसको 0 to 4 डिग्री के टेम्परेचर पे रखना होता है। अभी आप देख रहे हैं इन दिनों कितनी गर्मी पड़ रही है, 30-35 डिग्री का टेम्परेचर है। तो अगर इस पे पनीर को रखा जाएगा ज़्यादा देर के लिए तो नेचुरली ये ख़राब तो होना ही था। तो अब मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश रहेगी, जिन्होंने ये पनीर मंगवाया था बाहर से या जिन्होंने ये भेजा था, वो कल सुबह तक 10 बजे तक भी अगर इधर आ जाएं तो हम उनके सामने इसके लीगल नमूने भी लेंगे, लीगल सैंपल उठाएंगे। क्योंकि जो एक सर्वेलेंस सैंपल होते हैं वो हमने कर लिए हैं, उसमें ये खरे नहीं उतरे हैं। तो एक लीगल कार्रवाई भी होती है, इसको लीगल सैंपल कोर्ट तक ले जाने के लिए हमें इसके लीगल सैंपल उठाने पड़ते हैं, और वो फाइनल टेस्ट के लिए हम लैब में भेजते हैं। तो कृपया अगर इनके जो लेने वाले, इसको खरीदने वाले या बेचने वाले अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हों, अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं इन ड्राइवर कंडक्टर्स के थ्रू भी, क्योंकि ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को पुलिस ने ट्रैप किया हुआ है, यहाँ उनकी कस्टडी में है ये। तो
उन तक ये बात पहुंचे, हम पेपर में भी देंगे और कल सुबह फिर हम इस पे आगे कार्रवाई करेंगे। सर, इससे पहले भी इस तरह की वक्त छोटे से ब्रेक का है, प्रोग्राम अब तक जारी रहेगा, ब्रेक के उस पार हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पुंछ की जानिब से आज पुंछ शहर के मुख्तलिफ मोहल्लों या फिर इलाकों का मुआयना किया गया। इस दौरान स्मार्ट मीटरों की तनसीब जिन जिन इलाकों में हुई है वहाँ जांच की गई। जिन सार्फिन ने अभी तक बाईपास कनेक्शन या गैरकानूनी तौर पर एसी कनेक्शन किए हुए थे, उनके कनेक्शन फौरी तौर पर मुतलका टीम ने मुआयने के दौरान मुनक़ता कर दिया और उन पर जुर्माने आयद किए गए। मुतलका महकमे के ज़िम्मेदारान के मुताबिक ये जुर्माने बिजली के बहाना बिलों में शामिल किए जाएंगे। मज़ीद ये कि महकमे ने गैर कानूनी बिजली कनेक्शन रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ये इंतबाह फिर से जारी कर दिया है। इस बीच मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जब कार्रवाई हो रही है तो इंतज़ामिया ने आइंदा दिनों में इस कार्रवाई को जारी रखने की बात भी कही है और किसी भी किस्म की गैरकानूनी सरगर्मी से लोगों को गुरेज करने के लिए कहा गया है ताकि कानूनी कार्रवाई या जुर्मानों से सार्फिन बच सकें। आज इलेक्ट्रिक सब डिवीज़न पुंछ की जो टीम थी जेई साहब की जेई सिटी की सरबराही में आज इंस्पेक्शन ड्राइव पे निकली थी। जिन जिन एरियाज़ में स्मार्ट मीटर्स लगे हैं, इंस्टॉल हुए हैं, तो उसको पहले फ्रिज उसकी चेक करने के लिए कि कहीं कोई चोरी नहीं है, उसको चेक करने के लिए ये हमारी टीम निकली थी। ये पिछले 10-15 दिन से हमारी एक्सरसाइज जारी है, जिसमें हमें कहीं हमने जो इसमें एसी हैं वो बाईपास पाए गए हैं और कई जगह लोगों ने इसमें जो मीटर्स हैं वो भी बाईपास करके रखे हैं। हमने ऑन स्पॉट जो है इसका डिस्कनेक्शन भी किया है, जो एयर कंडीशंस इलीगल लगे हैं और जो
अपने लोगों ने एसी जो अपने मीटर्स बाईपास किए हैं और उनको हमने जो इनके बिल्स में हमने उनको जुर्माना भी भेजा है। तो सर यहाँ देखने में आया कि कुछ मीटर लगे हैं मगर उनको लोगों को बिल नहीं आ रहा। ये जो प्रॉब्लम आ रही है, ये काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है हमारी ही डिवीज़न में नहीं, जम्मू प्रोविंस की काफ़ी डिवीजन्स में प्रॉब्लम आ रही है। इसके लिए जो हमने ये मैटर है, हमने अपनी जो आईटी टीम है जम्मू में, उनसे हमने ये टेकअप किया है और मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ तक जो है बिलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। कुछ उसमें जम्मू से दिल्ली का सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जम्मू से दिल्ली के लिए बराह रास्त बस सर्विस शुरू करने जा रहा है, जो बड़ी राहत होगी। इस बीच ये बस आम शहरियों के लिए होगी, जो बसों से बेहतर और मुनफरिद होगी, और इन बसों में मुसाफिरों के लिए आरामदेह नशिस्तें फराहम की जाएंगी। साथ ही ऐप पर मबनी टिकट और इसके अलावा CCTV कैमरे, GPS सिस्टम, जदीद सहूलियात भी इसमें मौजूद हैं। ये सर्विस जम्मू के लोगों को रियायती किराए पर दिल्ली तक बराह रास्त पहुँचाने का काम करेगी। काबिल ज़िक्र है कि तकरीबन 2 दहाई कबल इसी तरीके से CNG सहूलत ना मिलने के सबब दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने भी कई रियासतों में ये सर्विस बंद कर दी थी, जो अब दोबारा शुरू की जा रही है। जम्मू से दिल्ली जाने का सफर अब और भी आसान होगा। दिल्ली परिवहन निगम बस सेवा शुरू करने जा रहा है। ये बस जो कि 12 मीटर लंबी ये बस होगी और इसमें अत्याधुनिक फैसिलिटी होगी। सबसे पहले CCTV कैमरा और GPS जैसी ट्रैकिंग इस बस में होगी और कंफर्टेबल सीट्स होगी। सबसे अहम इसमें जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए राहत ये है कि इसका किराया सबसे कम होगा, यानी कि ये CNG वाली बस जो कि अब शुरू होने जा रही है, 2 दशकों के बाद इस बस सेवा को शुरू करने जा रही है। इस बस की बात करें तो करीबन बताया जा रहा है कि 6 राज्यों समेत 17 शहरों में इस बस सेवा को शुरू किया जाएगा, यानी कि जम्मू भी जो है वो इसमें शामिल है और अब जम्मू कश्मीर के लोग इस बस सेवा का आनंद उठा पाएंगे। इस बस की बात करें तो सबसे लोकप्रिय ये बस थी, लेकिन कहीं न कहीं इस बस को बंद कर दिया गया। कारण इसके पीछे का ये था कि CNG बाहरी राज्यों में जो है वो यानी कि जहां पर ये बस चलती थी उन राज्यों में उपलब्ध नहीं था, जिसके चलते इसे धीरे धीरे बंद कर दिया गया। लेकिन अब मीटिंग के बाद जो है वो हरी झंडी दिखाई गई है और अब इस बस सेवा को जल्द ही शुरू किया जाएगा। और ये बस जो कि करीबन बताया जा रहा है कि 6 राज्यों और 17 शहरों में होगी, जो कि ये 100 बसें होगी और 12 मीटर की लंबी बसें होगी। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो है वो बेहद ही आरामदायक ये बस रहने वाली है और इसका किराया कम रहेगा। जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो इस बस का आनंद उठाएंगे, क्योंकि 2 दशक पहले भी इस बस को काफी ज्यादा पसंद किया जाता था। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। नवरात्रि के इस मुक़द्दस मौके पर कालिका माता मंदिर पुंछ में रोज़ाना महाआरती का अहतमाम अक़ीदत व एहतराम के साथ किया जा रहा। हर रोज़ की तरह आज भी ये सिलसिला जारी रहा, जिसमें शहर और गिदोनवा से कसीर तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की और माँ कालिका का आशीर्वाद हासिल किया। महाआरती के दौरान मंदिर का माहौल भक्ति और अक़ीदत से सरशार रहा। अक़ीदतमंदों ने भजन और कीर्तन पेश करके आज अपनी अक़ीदत का इजहार किया। दौरानी प्रोग्राम जय माता दी के नारों से मंदिर का अहता गूंज उठा और फिजा रूहानी माहौल से माहूर हुआ। इस मौके पर मुख्तलिफ समाजी और मजहबी तंजीमों की जानिब से अक़ीदतमंदों के लिए खाने पीने के स्टॉल्स भी कायम किए जा रहे हैं, जिससे कसीर तादाद में लोग इस्तिफादा कर रहे हैं। अक़ीदतमंदों ने कहा कि नवरात्रि का ये मुक़द्दस मौका एक रूहानी इज्तिमा है जो एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। अमन व भाईचारे का पैगाम भी इन मजहबी तक़रीबात से जाता है। सभा के भवन में सुबह से लेकर शाम तक भक्तों ने बल्कियां तांता लगा रहा, भक्तों ने नतमस्तक हो गया, अपनी मुरादें मांगी। और उसी तरह आज भी हमारा जो महाआरती का कार्यक्रम है जो 5 से लेकर 7:15 बजे तक रहता है, उसका अभी समापन हो चुका है। अभी हमारा महाआरती का कार्यक्रम खत्म हुआ है, अब हमारा प्रसाद वितरण हो रहा है। कल से भी हमारा जो प्रोग्राम है वो उसी तरह रहेगा और 29 तारीख अष्टमी वाले दिन हम इस महाआरती का भोग डालेंगे। जय माता दी। और मेरी सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है, बढ़ चढ़ के इस महाआरती के कार्यक्रम में हिस्सा ले, माँ की इस महाआरती की रौनक को बढ़ाए और पुण्य तथा यश के बागी बने। जय माता दी। देना चाहती हूँ नवरात्रियों की, और ये हमारा बॉर्डर एरिया के पास का एरिया है, तो सब यहाँ पे मिलजुल के भाईचारा बना के रहे और नवरात्रों की सबको बेहतर शुभकामनाएं। सब यहाँ पे आए प्रसाद लें और सबको मुबारकबाद है, सब बढ़ चढ़ कर यहाँ पे आए। बस जय माता दी। मेरा नाम ज्योति खंडारी है, मैं इसी शहर की रहने वाली हूँ, इसी मोहल्ले में रहती हूँ। सभी पुंछवासियों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो। ये माता रानी के नवरात्रे साल में 2 बार आते हैं। ये
ये असू के नवरात्रे चल रहे हैं। बहुत बड़ा कार्यक्रम ये माता रानी के मंदिर में होता है। बड़ी धूमधाम से नवरात्रों का कार्यक्रम मनाया जाता है। जय माता दी। मैं सभी संगत से विनती करता हूँ, दोनों हाथ जोड़ के ऐसे ही हर साल नवरात्रे हमारे मंदिर में आते हैं। सभी भक्तजन आते हैं मंदिर में। सुबह 4:30 बजे यहाँ पे 5 बजे आरती होती है। 4:30 बजे मंदिर हमारा खुल जाता है, ठीक है। तो उसके बाद शाम को हमारी महाआरती होती है। महाआरती का जो टाइम है 5 बजे सत्संग शुरू हो जाता है। 5 से लेकर 7 बजे, 7:15 बजे हमारी महाआरती होती है। सभी भक्तजन आए, ऐसे हाथ जोड़ के मैं सभी से विनती करता हूँ, जो हमारे से कोई गलती होती है कमेटी वालों से तो हमें माफ करना। तो 5 तारीख को यहाँ पे भंडारा भी रखा गया है, तो सभी भक्तजन आके तो भंडारे में सम्मिलित करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर इस वक्त मरकज के ज़ेर इंतजाम लद्दाख से आ रही है, जहां पर आज दिन में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें अब ज़राए के मुताबिक जोधपुर राजस्थान मुंतकिल कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त सख्त सिक्योरिटी के बीच लेह से उनको जोधपुर मुंतकिल किया गया है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और संगीन किस्म के इल्ज़ामात और वजारत दाखिला ने उनको अनारकी फैलाने, माहौल को बिगाड़ने और पुरतशद्दुद वाक़यात के लिए जिम्मेदार ठहराया लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर। बड़ी खबर इस वक्त एनएसए के तहत गिरफ्तार होने वाले वांगचुक अब से कुछ देर पहले जोधपुर मुंतकिल किए गए हैं और इस सिलसिले में मजीद तफसीलात का इंतजार मुतलका हुकाम की जानिब से भी रहेगा। इससे पता चलता है कि उनकी गिरफ्तारी काफ़ी लंबे अरसे तक या उनको हिरासत में काफ़ी तवील अरसे तक रखा जा सकता है। इधर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी लद्दाख के मारूफ माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को अफसोसनाक करार दिया है। पीडीपी समेत कांग्रेस लीडरान ने भी वांगचुक की गिरफ्तारी को गैर ज़रूरी करार देते हुए सख्त मजम्मत की। सरहद से मुतसिल लद्दाख की सूरत हाल को जम्मू कश्मीर से जोड़ते हुए उमर अब्दुल्ला ने दावा किया कि मरकजी हुकूमत कल से ही वांगचुक के ताक़ुब में थी और ये कदम मुतवक्के था। दूसरी तरफ 14 रोज़ा भूख हड़ताल जिसकी वो क़यादत कर रहे थे, जुमे की दोपहर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जब उनको गिरफ्तार किया गया उससे 24 घंटे पहले वो हड़ताल ख़त्म कर चुके थे। और दूसरी तरफ इल्तिजा मुफ्ती समेत मुतअद्दिद लीडरान ने लद्दाख की क़यादत के साथ इजहार यकजहती किया है और इल्तिजा मुफ्ती के मुताबिक 2019 में कुछ लोगों ने जश्न मनाया। बेहतर ये था कि ये जो जमहूरियत के नाम पर धब्बा 5 अगस्त 2019 को लगा था उसका जश्न मनाने के बजाय यकजा होकर ये लड़ाई लड़ी जा सकती थी, लेकिन उस वक्त कुछ लोगों ने बात नहीं मानी। आज उसका नतीजा सबके सामने है। इसी तरह के तासुरात का इजहार लगभग सज्जाद गनी लोन ने किया था। दूसरी तरफ सोनम वांगचुक लेह से सख्त सिक्योरिटी के दरमियान जोधपुर जेल मुंतकिल कर दिए गए हैं। इस वक्त इतलात मौसूल हो रही हैं राजस्थान की वो जेल जहाँ पर कई बड़े क्रिमिनल्स रखे गए हैं, कई लोग जो गैंगस्टर्स एक्ट के तहत हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हैं, पीएसए के तहत बंद हैं और लीडरान से लेकर गैंगस्टर्स या कई गिरोहों के सरबराहान जो इस जेल में है, जोधपुर जेल के अंदर, अब वो कई माह तक रखे जा सकते हैं। प्रोग्राम के आखिर में इस्लामाबाद, उड़ी, बारामुल्ला, शुमाली कश्मीर आपको लिए चलते हैं, जहां पर मकामी लोगों ने आज एक बार फिर एहतजाज जारी रखा और अपनी देरीना मुतालबात या मांगे हुकूमत के नोटिस में लाए। लोगों के मुताबिक 2005 में एनएचपीसी पावर प्रोजेक्ट के लिए उनकी ज़मीन ली गई और उस वक्त हुकूमत ने वादा किया था कि मुतासरा ख़ानदानों को रोज़गार फराहम किया जाएगा। ताहम 2 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद ना कोई मुआवजा दिया गया, ना ही रोज़गार फराहम किया गया। मकामी लोगों ने कई खदशात का इजहार करते हुए कहा कि वो बारहा एहतजाज करते रहे, ताहम उनकी आवाज़ आज तक नहीं सुनाई गई। आज का मुजाहरा भी हुकाम की तवज्जो इस अधूरे वादे और मुतासरा ख़ानदानों के बका के मसले की तरफ मबजूल कराने की एक और कोशिश थी। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा
इरशाद भट्ट ने एहतिजाजी मुजाहिरीन के साथ बात करते हुए तफसीली तौर पर उनके मुतालबात के मुतल्लिक सवालात पूछे और जो असल मुश्किलात हैं उनको जानने की कोशिश की। प्रोग्राम के आखिर में उड़ी इस्लामाबाद से मुजाहिरीन के साथ खुसूसी गुफ्तगू के साथ इरशाद भट्ट की ये खास रिपोर्ट। इस वक्त हम बारामूला के सरहदी इलाके उड़ी के इस्लामाबाद के इलाके में मौजूद हैं, यानी कि आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये लोग, इन्होंने आज से तकरीबन 22 दिन पहले जो है यहाँ पे सराफा एहतिजाज शुरू किया और तब से आज तक जो है ये लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि 2005 के बाद यहाँ पे NHPC के जो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए गए उस वक़्त इन्होंने जो है अपना जो ज़मीन है वो NHPC को दिया और उसके बाद जो है इनके साथ जो कमिटमेंट उस वक़्त की गई वो सही तरीके से जो है वो सच साबित नहीं हुआ और इसके चलते आज इनकी तरफ से जो है सराफा एहतिजाज किया जा रहा है और इनकी जो यही मांग है, हमारी जो उस वक्त जो वादे किए गए इनके साथ वो पूरे होने चाहिए। फ़िलहाल के तौर पर ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, वी वांट जस्टिस, यानी कि ये अपनी जो फरियाद हैं वो आला हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और 22 दिन से ये लगातार जो है प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, क्योंकि देखा जाए इन लोगों को काफ़ी सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, काफ़ी सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। खुसूसन इस सरहदी इलाके उड़ी के इस्लामाबाद या इसके साथ साथ कालगी या दूसरे एक मुंसलिका इलाकों से ये लोग आए हैं और कुछ बच्चियाँ यहाँ पे हैं जिनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे भाई है जो यहाँ पे इनकी निगरानी में जो है ये सारे लोग जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं। सबसे पहले आपका नाम और कब से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर, मेरा नाम उवैस अहमद है, मैं लैंड होस्टी हूँ। हमने पिछले 22 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम अपनी डिमांड्स इन एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखना चाहते हैं। हमारी जो ग्रीवेंस हैं पिछले 22 दिन से हम उसी की यहाँ पे बैठे हैं कि एटलीस्ट एडमिनिस्ट्रेशन या NHPC हमारी जो ग्रीवेंस है उनको तो सुन ले। हमने अपनी ज़मीनें इनको दी, अपने रिसोर्स इनको दिए, अपना सब कुछ इनको दिया, लेकिन अभी तक ना NHPC की तरफ से ना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी हल इसका नहीं निकाला गया। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर हम SDM की बात करें, SDM साहब ने भी एक बार हमें मीडिएशन करवाया जिसमें NHPC के ऑफिशियल्स आए, जहां जब उनके ऑफिस में बैठे तो हमने अपनी जितनी भी ग्रीवेंस थी, जितने भी हमारी डिमांड्स थी उनके सामने रखी, लेकिन NHPC को इतना भी नहीं पता है कि हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट है या जो डबल बेनिफिट्स मिले हैं, मल्टीपल बेनिफिट्स दिए हैं या बाकी बेनिफिट्स दिए, हम किन किन लोगों को दिए, क्या उड़ी के लोगों को दिए हैं, क्या हमने सोपर के लोगों को दिए हैं, आउट ऑफ प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया के लोगों को दिए हैं, किसको दिए वो पता नहीं था। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर थे वहाँ पे, जो हमारे SDM साहब थे, उन्होंने उनको एक टाइमलाइन दिया, एक टाइम पीरियड दिया कि आप इस टाइम पीरियड में अपने जितनी भी डिटेल्स हैं उनको आप एक बार कंसोलिडेट कीजिए और इनके साथ बैठ के जो इनकी डिमांड्स हैं कि ये कह रहे हैं कि मल्टीपल बेनिफिट्स, हमने उनको पूरा रिकॉर्ड दिया है, पूरे डेटा दिया है कि मल्टीपल बेनिफिट्स किन किन लोगों को आपने दिए हैं, उसके बाद कितनी गाड़ियां आपकी चल रही हैं और पिछले 13 साल से किन लोगों को आपने कंटिन्यूसली उन्हीं लोगों को दे के रखा है, या आउट ऑफ प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया के जो 70% लोग आपने लगाए हैं कंट्रैक्टर के साथ, वो 70% है, उनके नाम तक हमने इनको दे दिए। लेकिन अभी कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले NHPC ने हमें बुलाया और हमारे 3 रिप्रेजेंटेटिव उनके पास गए। हम तो ये सोच के उनके पास गए थे कि लास्ट मीटिंग में ये कहा गया था कि ये एक डेटा बनाएंगे कि भाई हमारे बाहर के कितने हमने लीगल लगाए हैं, इलीगल लगाए हैं, किस तरीके से लगाए हैं, क्या गाइडलाइन थी। लेकिन जब हम उनके पास पहुंचे तो हमने उनको कहा, सर लास्ट तो हमारी ये डिमांड्स थी, क्या आपने कोई एनालिसिस किया, अपना कोई कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनाया? बोला सर हमें तो पता ही नहीं है। इसका मतलब क्लियर है कि NHPC ने जितनी गलतियां की हैं वो अपनी गलतियां छुपा रहे हैं, इसलिए वो अपना डेटा या अपने हमारे से बात नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता है हमने तो यहाँ से डेटा दिया है उनको कि भाई इतने लोग मल्टीपल बेनिफिट्स में, इतने लोगों की गाड़ियां चल रही हैं, इतने लोग आउट ऑफ प्रोजेक्ट एरिया हैं। लेकिन कोई भी गाइडलाइन, जब उनसे ये पूछा गया सर कि जो आउट ऑफ प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया के लोग आपने लगाए हैं ये क्या गाइडलाइन बनाई थी, इनको कैसे लगाया? बोला सर हमने तो नहीं लगाए हैं, ये तो लगाए हैं कंट्रैक्टर ने। हमने कहा ठीक है, क्या गाइडलाइन बनाई थी, कुछ क्राइटेरिया बनाया था आपने इसके लिए कि भाई किसको लगाना है, किसको नहीं लगाना है, लैंड होस्टी को लगाना है या प्रीफेंस देनी है? बोला सर कोई नहीं लगाया। हमने उनको कहा सर हम तो कह रहे हैं आपने कंट्रैक्टर के लिए गाइडलाइन एक बना ली कि कंट्रैक्टर बन सकता है प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया का, ठीक है, क्या कंट्रैक्टर को आपने ये नहीं बताया कि आपने लगाना कौन सा बंदा है? जब ये बात हुई तो उन्होंने कहा देखो जी ये तो कंट्रैक्टर ने लगाए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम इनको अब नहीं निकालने देंगे। हमने कहा जब कंट्रैक्टर ने लगाए हैं तो आपको क्यों मिर्ची लग रही है, आपको क्यों दर्द है निकालने के लिए? कंट्रैक्टर ने निकाले हैं, कंट्रैक्टर निकालेगा, आपको क्यों दर्द हो रहा?
इसका मतलब क्लियर है, जो बंदे लगे हैं वो कंसल्टेशन जो है वो पूरी एनएचपीसी की है, तब जाके इसने लगाए हैं कंट्रैक्टर। लेकिन जब कंट्रैक्टर से बात करते हैं हम, सर आपने कैसे लगाई ये, तो उनका कहना है कि सर हमें 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, हर कॉन्ट्रैक्टर को 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, देन उस प्रोजेक्ट के लिए दूसरा एनआईटी निकलता है, दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को मिल जाता है, ठीक है। लेकिन उनको वर्बली ये कहा गया है, कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है, वर्बली ये कहा है कि जो लोग 164 कैंडिडेट यहाँ पे हैं, एम्प्लॉय हैं, उन्हीं को आप लगाएंगे, उन्हीं को शिफ्ट करेंगे अपने में, नया कोई नहीं लगा सकता है। तो सीधा कॉन्ट्रैक्टर को बोले जिसको मर्जी लगा ले, या गाइड है इसमें जांच होनी चाहिए, बिल्कुल सीबीआई की तरफ से या एसीबी की तरफ से या जम्मू कश्मीर। सर हमने सबको बोला है, एसीबी को भी हम लोग अभी लिख रहे हैं, ठीक है। पुलिस को हम बार बार बोलते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन, इवन के हमने एडमिनिस्ट्रेशन को ये नहीं बोला कि हमें नौकरियां दे दो, हमने क्लियर कट अपनी लेटर्स में लिखा हुआ है कि आप इंक्वायरी कीजिए। सर लोग एक घर के 4 लगा सकते हैं, जब आपने एक ही घर का कॉन्ट्रैक्टर लगाया हुआ है, उसके साथ में एक गाड़ी लगी है, उसका डेली वेज लगा है, उसका परमानेंट लगा है, तो हम लोग जो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम क्यों नहीं लग सकते हैं उस जगह पे? आपको लगता है इसमें इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन करने की पूरी ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि इनके घपले इसी तरह पकड़े जाएंगे। किस तरह के मुश्किलात आपके दरपेश हैं? सर हम पिछले 22 दिनों से यहीं पे हैं, और सर ना मुझे पापा है ना एलजी साहब से, डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट है हमारी कि इस चीज़ में हमारा जो हक है वो हमें जल्द से जल्द दिलाया जाए, वरना ये बताएं जब 2005 के बाद यहाँ पे ये प्रोजेक्ट बनाए गए, उस वक्त क्या क्या एग्रीमेंट इनके साथ हुआ जो अभी तक पूरे नहीं हुए? देखिए उस टाइम पे जो एग्रीमेंट हुआ, एनएचपीसी ने वाज़ेह तौर पे ये कहा कि आप हमें ज़मीनें दे दो, हम आपको नौकरी देंगे। ये उस टाइम से चला आ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इसको लेके प्रोटेस्ट हुए, 2015 में प्रोटेस्ट हुए, बाज़ाब्ता तौर पे वहाँ पे एक मीटिंग हुई जिसमें डिप्टी कमिश्नर बारामूला की सदारत में हुई, एसडीएम उड़ी थे, एसएसपी बारामूला थे, तब भी ये जो जितने प्रोटेस्टर हैं ये उसमें शामिल थे। फिर 2019 में हमारा एक प्रोटेस्ट हुआ, तब उस टाइम के जो आईएएस ऑफिसर एसडीएम थे यहाँ पे, उन्होंने बात की, फरवरी 2019 में हमारा एक प्रोटेस्ट हुआ था, तो उन्होंने बात की, वो प्रोटेस्ट भी 14-15 दिन चला था। उन्होंने ये हमें यकीन दिलाया था, और हमने भरोसा किस पे किया एट द एंड, एडमिनिस्ट्रेशन पे। उन्होंने ये यकीन दिलाया था कि हम कुछ ही दिनों में आपका जो मसला है वो हल करते हैं। और उसके बाद भी हम कंटिन्यूसली लीगल तरीके से हम जाते रहे, हर ऑफिस में, हर जगह, एसडीएम साहब के पास, डीसी साहब के पास, एनएचपीसी के दफ्तरों में हमने कंटिन्यूसली चक्कर लगाए कि भाई हमारा ये मसला है, आपने ये कहा था, लेकिन कोई भी असर नहीं हुआ। मुझे बताएं आप में से कितनों को नौकरी मिली? किसी को नहीं, जो यहाँ पे बैठे हैं उनमें से किसी को नहीं मिली है। नहीं, किसी को नहीं, अभी तक किसी को ना नौकरी मिली है, ना किसी की गाड़ी लगाई गई है। यहाँ पे जितनी भी है मल्टीपल बेनिफिट्स, किसी फैमिली को 4 बेनिफिट्स ये दे रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप जो बेनिफिट आपको मिलने चाहे वो किसी और को दे दीजिए। मैं आपको ये बता दूं कि कुछ फैमिलीज ऐसी हैं, 10 से 15 की बीच में ऐसी फैमिलीज हैं जिनकी 4 चीज़ें चल रही हैं, या गाड़ी भी चल रही है, बंदा उनका डेली वेज भी है, परमानेंट भी है, तो उनकी गाड़ी भी चल रही है। बदकिस्मती ये है कि एनएचपीसी ये नहीं समझ रही है कि अगर इनकी गाड़ियाँ चल रही हैं, जिस बंदे की गाड़ी चल रही है, तो उसकी जब ऑलरेडी उसका परमानेंट में एक बंदा लगा है या डेली वेज में लगा है, तो उसकी जगह दूसरे को लगाया जाए। ये तो एक पूरा स्कैम हो रहा है। पता नहीं एनएचपीसी किस बेस पे उनके साथ ऐसा कर रही है, क्या चीज़ है उसमें। इसमें तो शायद मैं आपको बता दूं, ये तो पूरा नेक्सस है। जिस तरीके से ये है, एक बंदे को आप 3-4 मल्टीपल बेनिफिट्स दे रहे हो, और दूसरा जो लैंड होस्टी है जिसकी 20 कनाल गई है, 12 कनाल गई है, 10 कनाल गई है, वो अभी रोड पे बैठे है। और बड़ी शर्म की बात है, एनएचपीसी मुआवजा है वो मिला आप लोगों को? मुआवजा उस टाइम पे जो तय हुआ था, कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला है। मुआवजा मिलने के बाद एक एसओपी बनी थी जिसमें नौकरियों की बात की गई थी, क्योंकि आपको पता है इरशाद साहब, ये जो ज़मीनें हैं खाली मुआवजे से उस टाइम किसी को 50,000 मिला है, किसी को 1 लाख मिला है, और आज की रेट में ये ज़मीनें जो हैं हमारी कम से कम 30 से 40 लाख रुपए कनाल में जा रही हैं, और हमने इनको खोटी सिक्कों में दी हैं ये ज़मीनें, क्योंकि हमें ये लालच थी कि ये नौकरी देंगे। लेकिन शर्म की बात यह है कि एनएचपीसी को शर्म आनी चाहिए, गवारा नहीं समझते कि हम जाके इनसे बात तो करें। आए दिन यहाँ से ये इनका अप डाउन डेली यहाँ से होता है, लेकिन इन्होंने कभी गवारा नहीं समझा कि हम जाएं। ये लोग 22 दिन से यहाँ पर बैठे हैं, और आज पीक सीज़न है, आपको पता है आज फ्रूट का सीज़न है, आज काम का सीज़न है, लेकिन फिर भी एनएचपीसी ने गवारा नहीं समझा कि हम जाके इनसे बात करें। खुदा हुकूमत है उनसे और हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब से कि इस चीज़ में आप गौर व फिक्र करें। ये लोग अपना हक मांग रहे हैं, आप प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करवाइए। हमारा ये मुद्दा है कि आप इन्वेस्टिगेशन करवाइए। आप देखिए स्कैम किस तरीके से हुआ है, जिन लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए था वो रोड पे बैठे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं लगातार ये प्रदर्शन जो है वो इस वक्त तक जारी है, यानी कि 22 दिन के बावजूद जो है इनको अभी तक जो है इंसाफ नहीं मिला। अब आने वाले समय के बाद ही पता चलेगा क्या इनकी जो मांगे हैं क्या वो पूरी होंगे आने वाले वक्त में या नहीं, ये आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा। फ़िलहाल इस वक्त ये जो प्रोटेस्ट
आप देख सकते हैं इस्लामाबाद के उड़ी इलाके में ये लगातार जारी है, क्योंकि ये जो सिलसिला है ये लगातार जारी है, क्योंकि देखा जाए आज तक जो है इनके पास कोई NHPC का ऑफिसर नहीं पहुंचा, ना एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ऑफिसर पहुंचा।